आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभिजीत सिंह पॉडकास्ट जरूर देखें, फॉलो करें, एक से एक इंटरव्यू देखें, क्योंकि इनके इंटरव्यू में कुछ अलग प्रश्न होते हैं, उसका अलग तरीके से उत्तर भी मिलता है। बताइए कि सिर्फ थिएटर करके किसी इंसान का घर चल सकता है? रामगोपाल वर्मा जी हैं, ये ऑडिशन नहीं लेते हैं, ये देखते हैं, बात करते हैं और फिर कास्टिंग कर लेते हैं। तो मेरा दिमाग चल गया, मैं उसी कैरेक्टर से संबंधित कपड़े जो है, मुझे जो लगे कि ऐसा होगा, मैं वही पहन के गया उनके पास। पहले तो मुझे गेट पे ही रोक दिया, क्योंकि मैं बहुत गंदे कपड़े पहन के गया था और मैंने बोला रामू जी ने बुलाया है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आज आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, भूल चूक माफ। जी जी, बट वो किसी कारण अभी रुक गई है, बट वो फिल्म अभी रिलीज होने की बात चल रही है। लोग इसमें मजा लेके आएंगे, लौट के आएंगे, मतलब लोगों को लगेगा कि क्या फिल्म बनाई है। लेकिन अब क्या करें, देश की हालत जो है ऐसी है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं एमपी से। आपका जन्म एमपी में हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? पन्ना। जी, पन्ना मध्य प्रदेश। हाँ, पन्ना से बॉम्बे का सफर कैसा रहा आपका? उसके बीच में क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पन्ना में पूरी परवरिश मेरी वहीं हुई। पन्ना में मैंने पढ़ाई की। रंगमंच की शुरुआत मेरी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से हुई, पन्ना में है। और शुरुआती दौर मेरा संगीत से जुड़ा रहा, और कोशिश यही रही कि मैं शास्त्रीय संगीत अच्छे से सीखूं, तबला सीखूं, बस ये रहा। उसके बाद फिर एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुछ नाटक वालों को ढोलक वाले की जरूरत थी, तो वो मुझे ले गए। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये ऐसे नाटक भी होता है और ऐसे नाटक किए जाते हैं, तो नाटकों से जुड़ गया। हालांकि जब मैं बचपन में शैतानी करता था, वो नाटकीयता ही होती थी उनमें, क्योंकि उसमें कभी कोई बहरूपिया टाइप बन जाता था मैं, कभी बूढ़ी बूढ़ी बन के किसी को डरा देता था, कभी बचपन में क्या करता था कि एक रंगीन अखबार आया करता था, और रंगीन उस समय पे रंगीन अखबार आना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार आता था, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता था। और मैगजीन बने हुए हैं, फोटोज बने हुए, वो आप बोल रहे हो? फोटोज, हाँ। राइट। अब तो रंगीन, हर अखबार ही रंगीन रहता है, हाँ। मतलब कलरफुल रहता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय छोटे शहरों में एक आध कोई मंगवाता था, क्योंकि इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा रहती थी। तो जब वो आता था तो उसमें फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो रहती थी, और मैगजीन जो है, मैगजीन के जो हीरो हीरोइन है, उनकी विलेन है, उनकी फोटो में काट लेता था, और उसको कार्टून आता है ना जिसमें सामान रखा जाता है, राइट, तो उसमें मैं रखता था उस कार्टून को, और उन अखबारों को, उसकी कटिंग को ऐसे चिपका के एक रोलर बना लेता था, और नीचे एक लगा लेता था, फिर ऐसे घुमा के तो वो चलता था ऐसे। अगर ऊपर करना है तो ऊपर चली जाती थी फोटो, नीचे करना है तो, और कार्टून के बीच में एक छेद कर दिया टीवी नुमा, और उसके पीछे मैं बैठ के उसमें कहानी सुनाता था कि ये हीरोइन आई तो वो क्या बोल रही है, कोई विलेन आया या कोई कार्टून आया तो क्या बोल रहे हैं। तो लोग सुनते थे, बच्चे जो हम लोग जहाँ खेलते थे वहां बच्चे सुनते थे। तो उसमें क्या होता था, हम लोग कभी कभी बच्चों से बोलते थे कि आज तुम लोग अपने अपने घर का खाना लेके आओगे, नहीं तो नहीं, कहानी नहीं सुनाई जाएगी। तो सब लोग अपना अपना खाना लेके आते थे, और फिर कहानी सुनाई जाती थी, फिर सब लोग मिलके खाते थे। ऐसे ही बचपन में जो, तो वो मालूम नहीं था कि ये नाटकीयता जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक आर्ट फॉर्म है, नाटक है, आर्ट फॉर्म है। और ये ऐसे करने से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो उधर जाके पता चला, तो अरे धीरे से उसमें जुड़ गया। राइट। इससे जी एक बात बताइए, आप एनएसडी में भी आपका एडमिशन हुआ था, और हम लोग, मैं जितने भी इंटरव्यूज लिया हूं अभी तक, कहीं ना कहीं जितने भी आर्टिस्ट है, वो उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड एनएसडी से रहा हुआ है।
और सब लोग मुझे ये हम्म। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछते हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो एनएसडी में जाना इतना जरूरी है। एनएसडी आपको क्या सिखाती है, उसके अंदर में क्या क्या होता है, वो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर दो आप। एनएसडी डिसिप्लिन ज्यादा सिखाती है, और आपका जो ज्ञान है उसको ज्यादा बढ़ाती है। एक होता है ना कि आप छोटे शहर में कहीं काम कर रहे हैं, तो कोई एक एक व्यक्ति होता है जो आपके जिसके निर्देशन में आप काम कर रहे होते हैं, तो आप उसी टाइप का कुछ सोच रहे होते हैं। जितना वो सोचता है वो बता देता है आपको, उसी सोच के हिसाब से आप भी सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप एनएसडी जाते हैं, और एनएसडी में जब आप सारी प्रकार की स्टाइल पढ़ते हैं, एक्टिंग को समझते हैं, दुनिया में कैसा काम हो रहा है वो समझते हैं, अपने हिंदुस्तान में किस तरीके की शैलियां हैं, नाट्य शैलियां हैं, पुरानी लोक नाट्य शैलियां हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एक्टिंग स्टाइल क्या है, तो आपका ना जो जो ज्ञान है वो बढ़ता है। एक्टिंग को लेके या कला को लेके या रंगमंच को लेके। रंगमंच में कई विधाएं हैं, कॉस्ट्यूम है, संगीत है, मेकअप है, अपना सेट डिजाइन है। तो आपको ना धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, दुनिया ऐसी है और इस तरीके से काम हो चुके हैं, और अब मुझे क्या करना है, क्या नया कर सकता हूं, या उनमें से कौन सी चीज अच्छी है जो लग रही है और इसको ज्यादा कर सकता हूं, राइट। या इनमें से कुछ भी नहीं करना है, कुछ इधर से लेना है, कुछ इधर से लेना है, कुछ इधर से लेना है। तो एनएसडी जो है आपको सिर्फ दिशा देती है, बताती है कि देखो ये चीजें हैं, ये चीजें हो चुकी हैं, अब आप इस तरीके से नया कुछ कर सकते हैं। राइट। और रहा सवाल ये कि आप क्या एनएसडी के बिना भी ये सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि नाटक, रंगमंच या कोई भी कला जो है, जो खास तौर से नाटक के अभिनय, खास तौर से वो जीवन से जुड़ा हुआ है, और उसके लिए कोई शास्त्रीयता वो नहीं है कि आप उस दो दूनी चार सीखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें जीवन सीखना होता है, जीवन से संबंधित लोगों की भावनाओं को समझना होता है, जिसमें गणित नहीं लगती है, राइट। भावनाओं से संवेदनशीलता लगती है। आप उसको, वो है तो वो कहीं किसी को भी हो सकती है, राइट। राइट। कोई भी कर सकता है। बस ये है कि अगर उसमें गहराई में जाना है आपको, कुछ ज्यादा ही कुछ अलग उस इसमें करना है कि आपको उसके बारे में आप बात कर सके, आप अप्लाई कर सके उस एक्टिंग शैली को। आप कहीं फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार, बोर हो गए अपने काम से, तो चलो उस स्टाइल को आजमाते हैं, तो आप एनएसडी जाइए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनएसडी नहीं गए तो आप एक्टर नहीं होंगे या आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनएसडी ना जाने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। राइट। राइट। अग्री। हम्म। इस तरह की थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनको और भी हम्म। अच्छे समझ में आएगा कि हम लोग ये टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं और क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ हम्म। आपसे कि इस तरह की, सपोजली आप थिएटर एक्टर हो, आप स्क्रीन के सामने परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, और कोई एक ऐसा कमर्शलाइज एक्टर है जो कि थिएटर से नहीं है, थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, वो स्क्रीन के सामने परफॉर्म कर रहा है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये बंदा थिएटर का है या फिर ये बंदा थिएटर का नहीं है? आ, अगर अगर देखिए, पता तो नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये कोई मापदंड नहीं है इसका। हाँ, ये पता लगाया जा सकता है कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसको उतना, है ना, ये थोड़ा सा पता लगाया जा सकता है उसकी बातों से, उसकी हरकतों से। नहीं तो एनएसडी करके निकलने वाले या बहुत रंगमंच करने वाले या बहुत टीवी आर्टिस्ट, जो टीवी या फिल्म आर्टिस्ट हैं जो बहुत कुछ काम किए होते हैं, वो भी कभी कभी लगते हैं कि इनने कुछ नहीं सीखा क्या, इनसे कुछ नहीं बनता क्या। बस ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आप ये लगा ले अंदाजा कि इसने तो कुछ किया नहीं, या ये एनएसडी से नहीं है, या ये रंगमंच से नहीं है। ये नहीं, ये मतलब मैं तो नहीं लगा पाता हूं। मुझे ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति ही जो है, आ, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके अंदर वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। और ये आ, मतलब इसका एक उत्तर नहीं दे सकते। राइट। 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 हाँ, क्योंकि इसका अभी मैं जो बोल रहा हूँ, बोलते बोलते दिमाग में कुछ और आ गया कि नहीं राइट। ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो भगवान ही समझ सकता है, बाकी अंदाजा लगाया जा सकता है
और समझा जा सकता है कि ये बात क्या है। बेसिकली आपको थिएटर डिसिप्लिन सिखाती है, एक चीज है कि आप किस हम्म। तरह में काम करते हो, और प्रोफेशनलिज्म भी सिखाती है, मुझे लगता है थिएटर आपको, राइट। हम्म। इश्तियाक जी, अब मैं जानना चाहता हूँ, इस रिसेंटली परेश रावल जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि थिएटर की जो जी। दोस्ती होती है वो रहती है, वो लंबे टाइम तक चलती है। आप उनको दोस्त बुला सकते हो, लेकिन जो फिल्मों में जो आप जिनके साथ काम करते हो वो कलीग होते हैं। तो इस पे कितना सच्चाई है? फिल्मों में क्या होता है, रंगमंच में आप महीने 2 महीने सालों साल अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे होते हैं, और जब मुफलिसी होती है ना, तो मुफलिसी में जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है हर प्रकार की, पैसों से लेके इमोशनल सपोर्ट से लेके हर चीज की। तो तब आप ज्यादा करीब आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप जब फिल्मों में जाते हैं, और फिल्मों में अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए, मैं मध्य प्रदेश से आया, कोई कहीं से आया, 1 घंटे काम किया, 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, उसमें दोस्ती होना असंभव है। मतलब असंभव मतलब 1% 2% हो सकती है दोस्ती, लेकिन 99% नहीं हो पाती है। उसका एक ही कारण है कि आप जो है बहुत कम समय पे मिलते हैं, और आप स्टेब्लिश हो चुके चुके होते हैं, या आप प्रोफेशनली एक दूसरे इसमें लगे होते हैं। एक काम करने के बाद आप दूसरे काम की खोज में लगे होते हैं। रंगमंच में क्या होता है, आप एक नाटक 15 दिन पढ़ते हैं उन्हीं लोगों के साथ, फिर उस परेशानी से जूझते हैं, पैसों की परेशानी से जूझते हैं, और फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीने टूर करते हैं, बड़े लंबे लंबे टूर में जाते हैं आप, है ना। तो वो दोस्ती तो हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर फिल्म करने वाले भी लोग 2 3 महीने साथ में रहें, और मुसीबतों में रहें, और टूर करें जा जाके, तो उनसे भी दोस्ती हो जाती है। राइट, राइट। इंसानी फितरत है कि आप अगर किसी के साथ रहेंगे, और ज्यादातर अगर परेशानी में रहेंगे, तो आप एक दूसरे के प्रति जुड़ जाते ही हैं। अग्री, टोटली अग्री, टोटली अग्री। इस जी, एक ऑनेस्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत लोग को देखता हूँ थिएटर करते हुए, पैशनेटली थिएटर करते हैं, बहुत जी जान से थिएटर करते हैं। तो आप बताइए कि सिर्फ थिएटर करके किसी इंसान का घर चल सकता है? आ, अगर वो इंसान थोड़ा कमर्शियल दिमाग रखता है, और अपना जो काम करता है, वो उसको बेचने की उसकी जो ताकत है, या उसका जो काम करने का तरीका है, अगर वो है, तो आप घर सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी चला सकते हैं। अच्छा। इसमें होता क्या है कि रंगमंच में 90% लोग जो होते हैं, वो प्योर आर्टिस्ट होते हैं। उनको ना कमर्शियली जो दिमाग चलता है ना, कि इसको ऐसा बेच देंगे, ये करेंगे तो इसको ऐसा कर देंगे, इस तरीके से अपना प्रोडक्शन तैयार करेंगे, और इधर इधर लेके जाएंगे, और इसमें इसको रखते हैं, इसको नहीं रखते हैं, ये दिमाग चल चल नहीं पाता है। आदमी सोचता कि ये नाटक करते हैं यार, ये नाटक बहुत अच्छा है, डेप्थ वाला है, इसमें कैरेक्टराइजेशन ऐसा ऐसा है, वो कला में ही घुसा रहता है। तो जब आप कला तैयार कर रहे होते हैं, कला में ही घुसे होते हैं, और जब आपको दर्शकों को दिखाना होता है, तब आपके हाथ बंधे होते हैं। कला आपका नाटक बहुत अच्छा होता है, लेकिन दुनिया तक उसकी गूंज करने का जो रास्ता है, वो आपको मालूम नहीं होता है। इसीलिए आप खुद का तो पेट भर नहीं पाते, दूसरों का भी नहीं भर। लेकिन हमारे कई मित्र ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, जो खुद का पेट भर रहे हैं, और दूसरों को भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है उनके जरिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको कैसे बेचना है किसी प्रोडक्ट को। मतलब आप अपने आप को ब्रांड समझो, और ब्रांड को कैसे मार्केट में लेके आ रहे हो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह कर रहे हो। हाँ, मतलब आपको समझना होगा, पुराने ढर्रे से नहीं चलना होगा, कि आपने एक नाटक किया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा नाटक किया, आपके शहर के कुछ चंद लोग जो कलाकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, और दर्शक आए, उनको समझ में नहीं आया, दर्शकों को ना दर्शक उतने ज्यादा आए, तो आप कैसे, बुद्धिजीवी जो भी आते हैं, जो भी कलाकार आते हैं, उनको तो आप पास से बुलाते हैं, और वो राइट। चाहते भी यही है कि भाई पास मिल जाए हमें। लेकिन जो दर्शक आते हैं, उनको एक तो उनको जोड़ने के बाद आपने उनसे पैसे लिए हैं, पैसे तो लिए। उनके लिए क्या आपने सोचा? कला के लिए तो बहुत कुछ सोच लिया। जो दर्शक आ रहे हैं, उनके लिए क्या तैयारी है आपकी, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
राइट, राइट, राइट। और आजकल के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि थिएटर के शोज हर सिटीज में हो रहे हैं। वो लोग टूर कर रहे हैं, इंडिया टूर कर रहे हैं वो लोग। तो ये भी आई थिंक बहुत ही अच्छा, ब्रांडिंग के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है। और उनको लोग जानते हैं थिएटर वाले एक्टर्स को। कि मैं, क्योंकि रिसेंटली मैं एक शो में गया था, हमारे राम करके था। हमारे राम शो में गया था, जो नीता अंबानी के वहां पे हुआ था। तो हाँ 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 जबरदस्त सर, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं किया था। मैंने बोला, मुझे वो हाँ जो हाँ प्रेम हुआ थिएटर से, और जो प्रेम हुआ मुझे स्टेज से, मुझे, मैं फिर बाद में जाके मैंने उनके कास्ट का इंटरव्यू भी लिया था। मैंने बोला कि यार, आप लोगों ने मुझे प्यार करना सिखाया थिएटर से, स्टेज से। जो मुझे वो एक्सपीरियंस मैंने फील किया वो उस वक्त देख के, मतलब अलग एक्सपीरियंस है सर। तो हाँ। एक 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 नाटक है मुगले आजम, राइट। वो भी बहुत अच्छा है। हम्म। अब देखिए, ये एक अलग प्रकार का तैयारी है इन लोगों की, बड़े लेवल पे तैयारी। इनकी टारगेट ऑडियंस जो है एलिट क्लास है, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, और उनको संतुष्ट करने के लिए आपके, क्योंकि आपका कंपटीशन आज एक से एक फिल्मों से है, एक से एक घर बैठे टॉकी टीवी में इतने अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज आ रही हैं। नाटक देखने क्यों आए, ये अपन को सोचना पड़ेगा नाटक करने वालों को। तो उसमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों को लगे हाँ यार, ये जो हम फिल्में देखते हैं थिएटर में जाके, जो हम गाने सुनते हैं, ये उससे बेहतर है या उससे अच्छा है या उस वैसा ही है, मजा है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हमारे राम जैसे ही नाटक हो। नाटक परेश रावल भाई भी करते हैं, मराठी रंगमंच भी होता है, बहुत अच्छा होता है। दो तीन लोग भी करते हैं, जैसे पीयूष मिश्रा जी हैं या कुमुद भाई हैं। हम्म। तो ये लोग भी दो दो तीन तीन चार चार लोगों को लेके नाटक करते हैं। वो भी एंटरटेनमेंट भरपूर उनमें होता है, और बौद्धिक स्तर जो है वो भी नाटक का वो भी बढ़ा हुआ होता है। मैं अभी आपके फिल्मों के सफर के बारे में बात करूंगा, शुरुआत कैसे हुई थी। हम्म। और पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा फंस गए रे ओबामा, एक आपने किया था जिसके ठीक। काफी सारे सीन्स जो है वायरल हुए थे। ठीक है, तो मैं हाँ हाँ हाँ। ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मूवी का सफर स्टार्ट कैसे हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर दो ठीक। आप। देखिए, मूवी जो मैं जब आया था इधर, एनएसडी खत्म करने के बाद 2 साल मैंने वहीं मध्य प्रदेश में इधर उधर नाटक किए, और फिर मैं आ गया मुंबई। मुंबई आया तो निखिल द्विवेदी करके मेरे मित्र हैं, और उनको, मैं उनके साथ रहता था, अक्सर उनके साथ ही बैठता था। तो बहुत दिन हो गए थे स्ट्रगल करते के, तो पता चला कि कोई एक फिल्म बन रही है, राम गोपाल वर्मा जी बना रहे हैं, जिसका नाम है अज्ञात। तो मैंने उनसे, निखिल भाई से बोला, यार ये तो इनके इधर तो जाने को मिलता नहीं है, हमारे लायक एक कैरेक्टर है, क्या कुछ है पहचान? ने कहा हाँ पहचान है, मैं बता देता हूँ, पूछ बोल देता हूँ उनसे। तो उनसे बात की होगी उन्होंने, तो उन्होंने बोला भेज दो उसको, मैं उधर हूँ, कल भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे मालूम था कि जो अपने राम गोपाल वर्मा जी हैं, ये ऑडिशन नहीं लेते हैं, ये देखते हैं, बात करते हैं और फिर कास्टिंग कर लेते हैं। तो मेरा दिमाग चल गया, मैं उसी कैरेक्टर से संबंधित कपड़े जो है, मुझे जो लगे कि ऐसा सा ऐसा होगा, मैं वही पहन के गया उनके पास। पहले तो मुझे गेट पे ही रोक दिया, क्योंकि मैं बहुत गंदे कपड़े पहन के गया था, और मैंने बोला रामू जी ने बुलाया है। तो उसने, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। और उस समय रामू जी मतलब टॉप पे थे, ओके, राइट। उनकी तो कतार लगी रहती थी। रंगीला के टाइम का बात बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, तो कतार लगी रहती थी उनके इधर। तो फिर उसके बाद उन्होंने, थोड़ी बहस हुई हमारी, तो एक नदीम करके लड़का था अंदर, तो उसने देख लिया। हम्म। तो वो आया, उसने कहा अरे क्या, हमने कहा ये सर ने बुलाया है। तो बोले अरे आइए आइए आइए। तो फिर मैं गया, मैंने बात की उनसे। तो वो हमें देखते रहे, बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने, जैसे ही मैं निकला, अ, अपने घर के पास ही था, तब तक मैसेज आ गया कि तुम्हारा हो गया, श्रीलंका जाना है। और तो पहला काम मुझे ऐसे मिला। बढ़िया इश्तियाक जी, बढ़िया। मैंने अगैर देखा भी है, और आपका किरदार बहुत जोरदार था। और हम लोगों ने थैंक यू। बहुत पसंद किया था। तो इश्तियाक जी, अब आते हैं फंस गए रे ओबामा। उस टाइप का सब्जेक्ट, हम्म। आप सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट चूज कैसे करते हो? कुछ फिल्म करनी है, जैसे फंस गए रे ओबामा, मुझे बहुत उस वक्त मेरे को लगा था बहुत अलग सब्जेक्ट पे बनाया जा रहा है मूवी। और आपके काफी काफी सीन जो है आज भी सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो उसके बारे में जी थोड़ा जी जी। बताओ।
देखो, एक तो पहले तो ये बात के कैसे चूज करते हैं स्क्रिप्ट हम्म, के ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये उस समय नहीं था हमारा चूज करना। मतलब ये था कि भाई फिल्म मिल जाए और अच्छे लोगों के साथ काम करने को मौका मिल जाए, चाहे छोटा सा कैरेक्टर हो। राइट ये तो था ही नहीं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा था। राइट। अपने मतलब लोग खड़े होने के लिए हम तरस रहे थे हम लोग, कि कोई एक फ्रेम में खड़ा कर ले, हम्म, कुछ तो दे दे मुझे, तो मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि लोगों को दुनिया बोले कि हाँ यार कुछ कोई आया है हम्म, एक्टर और इसको लेना है। तो उसी वही हुआ ये कि इंग्लिश टीचर करके कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे बोला, नरेन भाई एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा ऐसा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम करो, क्योंकि तुम एनएसडी से हो और अभी तुम अज्ञात फिल्म करके आए हो। हम्म, तो मैंने कहा दिखाओ क्या है क्या, तो उन्होंने कहा देखो एक ही सीन है और इतना सा है, 4 लाइनें थी उसमें मेरी। लेकिन जो सुभाष कपूर जी थे उन्होंने कहा इश्तियाक अगर इसमें इम्प्रोवाइज करना है तुम कर सकते हो, बशर्ते मुझे बता देना पहले आके, तो मिलके अपन सुधार लेंगे। तो मैंने लिखना शुरू किया उसको, उसके डायलॉग, और कुछ सर ने दिया था कैरेक्टर तो सर का ही डिजाइन किया हुआ था। हम्म, वो 5-6 लाइनें मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी थी, हालांकि जोड़ी मैंने 10-15-20 थी, लेकिन सर ने काट कूट के कि भाई तुम्हारे लिए थोड़ी पूरी फिल्म बना लेंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया उसको अच्छे से डिजाइन कर दिया। हम्म, मतलब जाहिर सी बात है, वो राइटर हैं तो उनका ज्यादा दिमाग हम्म। उस कैरेक्टर के लिए चल रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया और फिर मैंने ये काम किया। आप सीन को इम्प्रोवाइज करने में ज्यादा बिलीव रखते हो कि या बाउंड स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो आप? मैं इसके क्या नाम इम्प्रोवाइज ज्यादा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इम्प्रोवाइज करने में। बस ये है कि अगर मुझे कभी कभी जैसे तमाशा फिल्म थी मेरी, राइट। है ना, तमाशा फिल्म इम्तियाज अली की, तो उसमें जब वो कैरेक्टर था, वो उसकी एक एक लाइन बहुत अच्छी थी, तो उसमें मुझे नहीं, मेरी नहीं इच्छा हुई कि मुझे करना चाहिए, और सर ने गुंजाइश भी नहीं दी करने की, मतलब ऐसी कि तुम कर सकते हो। इम्तियाज सर जो है अपनी लाइनों में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वो बेश लाइनें भी बहुत अच्छी कि इधर उधर कर भी नहीं सकते आप। हम्म, तो कभी कभी आपको बहुत अच्छा कैरेक्टर मिलता है, बहुत अच्छा लिखा मिल जाता है, हम्म, तो आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। राइट। कभी कभी क्या होता है कि आपका अच्छा लिखा होता है और आपका जो दिमाग है और चलता है उसमें, क्योंकि कैरेक्टर में घुस चुके होते हैं आप, हम्म, तो डायरेक्टर को लगता है कि नहीं यार ये भी अच्छा लग रहा है तो ये भी ले लेते हैं। राइट, 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 राइट। हम्म। या एग्जैक्टली। आप आखिरी सवाल में आते हैं, तो बेसिकली जी। ये मेरे सवाल में दो सवाल इसी में है जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ। हम्म। बेसिकली आज आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, भूल चूक माफ, जी राइट? जी बट जी जी वो जी। किसी हाँ कारण अभी रुक गई है। बट वो फिल्म अभी हाँ। ओटीटी रिलीज होने की बात चल रही है। ठीक है। जी, 16 तारीख, सवाल मेरा हाँ। पहला पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वो फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या किस तरह का काम था, क्या था, क्योंकि अभी तो हम लोग नेक्स्ट वीक शायद देखेंगे वो फिल्म। अब अफसोस की बात है, क्योंकि वो फिल्म तो आ, हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों बाद। कभी कभी कोई ऐसी फिल्म मिलती है जो कमर्शियल होती है, कमर्शियल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी, उसमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और कहानी बहुत अच्छी है। मतलब हम लोगों को इतनी उम्मीद थी अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी फिल्म के लिए, कि लोग इसमें मजा लेके आएंगे, लौट के आएंगे, मतलब लोगों को लगेगा कि क्या फिल्म बनाई है। आगे लेकिन अब क्या करें, देश की हालत जो जैसी है यार। ऐसी है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। राइट, राइट। और और मेरा अब सवाल ये तो अफसोस। ये तो ऑफ कोर्स जो देश की हालत चल रही है अभी हाल ही में, तो सब लोग हाँ। कहीं ना कहीं, और आप लोग तो इन्फ्लुएंस करते हैं लोग को, तो आप लोग का सबसे हम्म। बड़ा ये योगदान रहता है ये सब चीज सोचने के लिए। तो आई थिंक दिस इज अ बिग हम्म। स्टेप कि मूवी थिएटर में रिलीज नहीं करना है, क्योंकि मैडॉक की फिल्म ऐसा रहता है कि लोग आंख बंद करके चले जाएंगे कि अच्छी स्टोरी तो होगी, आप बॉक्स ऑफिस से पैसे। हम्म। ये तो मैडॉक को पता रहता है मुझे लगता है, क्योंकि उनकी अभी हम्म। फिल्म मैंने देखा है सब। आप हम्म। वापस से 2-3 बार जाओगे, आप बोर नहीं होगे मैडो की फिल्म देख के। हाँ। उनकी स्टोरी लाइन जबरदस्त होती है, स्क्रीन प्ले हम्म। जबरदस्त होती है मैडॉक की।
यस इश्तियाक जी, मेरा उसी में सवाल था ये कि ओटीटी के आने के बाद आपको लगता है थोड़ा सा लोगों ने फिल्मों को देखना कम किया, थिएटर में जाना कम किया? इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। ऐसा लग रहा है कि कोविड के बाद जो है वो, एक तो फिल्में हमारी जो है बहुत ज्यादा बट गई। जैसे कि साउथ की फिल्में भी आने लगी हैं वो हिंदी डब में, तो उसका भी मार्केट बहुत ज्यादा खुल गया है। तो लोगों के पास पैसे तो उतने ही होते हैं ना, कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है कि कभी कभी आप सब्जेक्ट कुछ वैसे नहीं चुन पाते हैं जो दर्शकों को मोहते हैं, है ना। और तीसरी बात के जो आपने बोला कि ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म में हो क्या गया है कि लोगों को ये लगता है कि भाई एक महीने 2 महीने बाद तो ये फिल्म आ ही जाना है, तो क्यों थिएटर में जाएं। अग्री। और पहले टीवी क्या होती थी, बहुत अजीब रहती थी। हम्म। मतलब वो थिएटर को उतना ज्यादा बीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आजकल टीवी टीवी इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं, साउंड उसका इतना बढ़िया डिजाइन होने लगा है कि आप अगर लाइट आइट बंद कर दें तो आपको लगेगा कि पर्दे के पास ही बैठे हुए हैं, पर्दे में ही देख रहे हैं। तो ये कारण भी है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि लोगों को पर्दे पर्दे का जो एक खालीपन आता है ना टीवी देखने, वो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। राइट। हाँ, मतलब 75% आपको लगता है कि नहीं, आप इधर देख सकते हो टीवी में बढ़िया, साउंड आउंड अच्छे लगे हों आपके बढ़िया, तो आप टीवी में आराम से देख सकते हो। राइट। हाँ, राइट। तो वो भी एक कारण है। और हमें तो लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है जिस तरीके से हावी होती चली जा रही है, तो एक्टरों को, कलाकारों को, हर किसी को नुकसान है। नुकसान है। राइट। हाँ, अग्री। अग्री। सो इश्तियाक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।